नमस्कार बच्चों, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं एंजियोस्पर्म की, जो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एक डोमिनेंट प्लांट ग्रुप है प्लांट किंगडम के अंदर। प्लांट किंगडम के अंदर इससे पहले हम लोग एल्गी पढ़ चुके हैं, ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हैं, टेरिडोफाइट्स पढ़ चुके हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ चुके हैं, और आज हमारा ये लास्ट होगा प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्म। उसके बाद प्लांट किंगडम अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स जो है ना, एक्चुअल में जो फूल आते हैं, फ्लावर जो आते हैं ना, वो इसी में आते हैं। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं द फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो यही है, यही हैं आपके फ्लावरिंग प्लांट्स। और सबसे ज्यादा डोमिनेंट प्लांट ग्रुप भी यही माना जाता है। डोमिनेंट प्लांट ग्रुप, डोमिनेंट प्लांट ग्रुप भी जो है वो यही माना गया। मतलब सबसे ज्यादा प्लांट स्पीसीज भी आपको इसी ग्रुप में देखने के लिए मिलेंगी, एंजियोस्पर्म के अंदर ही मिलेंगी। ये सबसे टॉप मोस्ट है, सबसे टॉप मोस्ट, मतलब इनके ऊपर कोई है ही नहीं, सबसे टॉप मोस्ट यही है एंजियोस्पर्म। सबसे टॉप मोस्ट हायर प्लांट्स की कैटेगरी जो होती है ना, उसमें बेसिकली यही होते हैं। कौन है आपके ये है हायर प्लांट्स। ये कौन है भाई? ये हायर प्लांट्स है एंजियोस्पर्म्स। एक मिनट, इनसे नीचे कौन आते हैं? इनसे नीचे जो आते हैं वो हैं आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो हम लोग इससे पिछली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं। अरे क्या हो रहा है ये? जिम्नोस्पर्म। उससे नीचे फिर आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स। उससे भी नीचे फिर आते हैं ब्रायोफाइट्स। और उससे भी फिर नीचे आते हैं सबसे लास्ट में, वो हैं आपके एल्गी। ये सब प्लांट ही है, पूरा प्लांट किंगडम में ही आता है। ठीक है, सबसे टॉप मोस्ट जो आपके हायर प्लांट्स वो एंजियोस्पर्म है, और सबसे नीचेली कैटेगरी के जो लोअर प्लांट्स हैं वो आपके एल्गी हैं। ठीक है, तो एल्गी पढ़ चुके हैं हम लोग, ब्रायोफाइट्स पढ़ चुके हैं, टेरिडोफाइट्स पढ़ चुके हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और डोमिनेंट प्लांट ग्रुप बेसिकली यही है। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं कि भाई जो इनसे नीचे वाले जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म में और इनमें थोड़ा सा अंतर क्या है वो मैं आपको बता दूं। जिम्नोस्पर्म में मैंने जैसे आपको पढ़ाया था कि जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल जो होता है वो नेकेड होता है। कैसा होता है? नेकेड। वहीं एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके अंदर नेकेड नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। इन जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल कैसा था भाई? नेकेड था। नेकेड था इसलिए तो वहां पर जो सीड बन रहा था वो नेकेड बन रहा था, उसमें कोई सीड कोट वहां अपन को नहीं देखने के लिए मिल रहा था। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। बट इन एंजियोस्पर्म, लेकिन जो एंजियोस्पर्म है ना, वहां पर ये ओव्यूल नेकेड नहीं होते। ओव्यूल छोड़ो, यहां पर तो पॉलन ग्रेन और ओव्यूल ये दोनों ही नेकेड नहीं है, ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं। यहां पर जो पॉलन ग्रेन है और जो ओव्यूल्स हैं ये डेवलप होते हैं इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में डेवलप होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लावर। यानी कि फूल जैसा आकृति जो फ्लावर स्ट्रक्चर है प्रॉपर, वो हमको एंजियोस्पर्म के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर यहां पर डेवलप होता है जिसको फ्लावर बोलते हैं, उसी के अंदर ये बनता है। और यहां पर जो सीड बनेगा वो प्रॉपर फ्रूट के अंदर होगा, उसमें बकायदा सीड कोट होगी। यहां पर जो सीड बनेंगे वो विद सीड कोट बनेंगे, और वो एनक्लोज्ड होंगे किसके अंदर? फ्रूट के अंदर, फल के अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगे। वहीं जिम्नोस्पर्म के अंदर तो ओव्यूल नेकेड, ओवरी वॉल नहीं है, ओवरी नहीं है, तो वहां पर कोई फ्रूट भी नहीं बनता। जबकि यहां पर सीड होता है, सीड कोट होता है, और बकायदा वो फ्रूट के अंदर होता है। किसके अंदर? एंजियोस्पर्म के अंदर। क्लियर? चलो बात करें यहां पर हम नेक्स्ट हैबिटेट की। हैबिटेट की बात करें भाई, कि यहां पर हैबिटेट के बारे में क्या जाने, जो एंजियोस्पर्म है उसकी हैबिटेट क्या है।
एंजियोस्पर्म लार्ज ग्रुप है प्लांट का, नो डाउट। अब लार्ज ग्रुप है, बहुत सारे इसके अंदर नंबर ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ स्पीसीज पाई जाती हैं, तो फिर इनकी वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट भी होगी, वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट, यानी कि ऑलमोस्ट हर तरह की हैबिटेट में हमें देखने के लिए ये मिल जाते हैं, ऑलमोस्ट हर तरह की हैबिटेट में। ठंडी जगहों पर भी एंजियोस्पर्म मिलेंगे, गर्म जगहों पर भी मिलेंगे, पानी के अंदर भी मिलेंगे, सूखी जगहों पर भी मिलेंगे, ठीक है, रेतीले स्थानों पर भी मिलेंगे, बर्फ में भी जाकर के देखने को मिल जाएंगे, हर जगह पर ऑलमोस्ट वाइड रेंज, हर एक हैबिटेट में अपन को ये देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पर साइज रेंज को लेकर के हम लोग चर्चा करें तो सबसे छोटे और सबसे बड़े भी हमको एंजियोस्पर्म के अंदर ही देखने के लिए मिलते हैं। इस पर थोड़ा आईएमपी लगा देना, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, नीट के लिए फैक्ट है बिल्कुल एक प्रकार के, इनको अच्छे से याद कर लेना। एक तो क्वेश्चन इस पर आता है कि भाई सबसे छोटा प्लांट कौन सा है और सबसे बड़ा प्लांट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है और सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लांट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट प्लांट और जो सबसे बड़ा है लार्जेस्ट प्लांट वो कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, स्मॉलेस्ट प्लांट है यहां पर बॉल्फिया, स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, बॉल्फिया है। इतना छोटा है कि हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोप की मदद से इसको देखना पड़ता है। ये कैसा है, ये माइक्रोस्कोपिक है। कैसा है बाबू, ये माइक्रोस्कोपिक। तो बॉल्फिया हो गया, कैसा है, माइक्रोस्कोपिक। टॉलेस्ट में हम बात करें या लार्जेस्ट, वैसे टॉलेस्ट मेरे हिसाब से सही लिखना रहेगा, लार्जेस्ट की जगह ना टॉलेस्ट लिखो इसको, टॉलेस्ट सही वर्ड है, नॉट लार्जेस्ट, टॉलेस्ट इज मोस्ट करेक्ट, टॉलेस्ट लिखो इसको, टॉलेस्ट, क्योंकि हम लोग लंबाई में बात कर रहे हैं, ऊंचाई में बात कर रहे हैं। तो टॉलेस्ट में सबसे लंबा है यूकैलिप्टस, 100 मीटर तक ऊंचे होते हैं ये, सोचो आप कितने ऊंचे प्लांट है, यूकैलिप्टस अप टू द हाइट ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर सोचो कितना होता है, 100 मीटर की रेस होती है, तो 100 मीटर कितना लंबा होता है, उसको आप जस्ट वर्टिकल कर दो, तो 100 मीटर लंबा पेड़। यूकैलिप्टस जो है वो इसी कैटेगरी में, तो यूकैलिप्टस, बॉल्फिया, ये जो है वो किस में आते हैं, आपके एंजियोस्पर्म के अंदर आते हैं। तो सबसे छोटे और सबसे लंबे, स्मॉलेस्ट और टॉलेस्ट जो है वो आपको एंजियोस्पर्म के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। यहां पर मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो वो भी बहुत अच्छा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है इनका, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट वो प्लांट हैं जिनसे हमें हमारे ह्यूमन नीड्स की सभी चीजें मिल जाती हैं। ये हमें खाना देते हैं, प्रोवाइड अस फूड। भाई हमारी जितनी भी फसलें हैं वो सब क्या हैं, हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं, जैसे हमारा एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे गेहूं है, जैसे चावल है, जैसे आपका चिकपी चना है, ठीक है, जैसे आपका मस्टर्ड है, जैसे आपका सोयाबीन है, ऑलमोस्ट जितनी भी हैं ये सब की सब क्या है भी आपके, ये जितनी भी क्रॉप है वो सब क्या है, गन्ना ले लो अपना, कुछ भी ले लो आप, ये सब क्या है भी आपके एंजियोस्पर्म्स हैं, सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। तो इनसे हमें खाना मिल रहा है, इनसे हमें फॉडर मिलता है, गाय भैंसों को खिलाने के लिए जो फॉडर है वो हमको मिलेगा, जैसे लूसर्न है, जैसे बरसीम है, ये क्या है भी आपकी, ये फॉडर क्रॉप है, तो लूसर्न बरसीम, ये इनसे हमें फॉडर मिल रहा है। और इनसे हमें फ्यूल मिलता है, फ्यूल, फ्यूल के तौर पर भी, जैसे गन्ना है, गन्ने में से अपन को तेल, वो अपना शुगर निकल जाएगा, उसके बाद उसका जो कचड़ा निकलता है बैगेस, उसको आप जलाने में इस्तेमाल कर सकते हो। हमको मेडिसिन यहाँ पर मिल रही है, कई सारे आपको ऐसे मेडिसिनल प्लांट मिल जाएंगे, तो मेडिसिन यहाँ से मिल जाती है। और भी बहुत सारे अपने जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट जो आइटम्स हैं वो अपन को देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे हमको कॉटन यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, हमको शुगर जो है वो यहाँ से, शक्कर जो है वो शुगर केन से। तो ये सब कहाँ से मिल रही है, ये सब कैसे प्लांट है, सब की सब एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो फूड, फाइबर, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, ये तमाम तरह की चीजें जो है वो हमको कहाँ से मिल रही हैं, सब की सब एंजियोस्पर्म से मिल रही हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो इसका बहुत है, नो डाउट बहुत है। अब बात करें हम लोग यहाँ पर क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। तो चलो इसको देखें भाई, एंजियोस्पर्म का जो क्लासिफिकेशन है
इसको ना हम लोग दो क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। कितनी क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं? दो क्लासेस में। यहां पर टोटल कितनी क्लासेस है बाबू? दो क्लासेस है। कौन कौन सी हैं वो दो क्लासेस? जरा देख लेते हैं। चाहो तो ऐसे लिख लो या फिर टेबल बना के भी आप लिख सकते हो। एक है मोनोकॉट और एक है डाइकॉट। ये बेसिकली उसके सीड के अंदर डाइकोटिलिडन या सिंपल सा कह सकते हैं कॉटिलिडन पाए जाते हैं, उस बेसिस पर है। एक काम करो, टेबल बना के लिखो। दो क्लासेस यहां पर है और दो क्लासेस जो है वो किस बेसिस पर है? वो है बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ कॉटिलिडन, नंबर ऑफ कॉटिलिडन इन दी सीड। जो इनके अंदर बीज बनते हैं ना, उसमें कॉटिलिडन कितने हैं? अगर एक कॉटिलिडन है तो मोनोकॉट, दो कॉटिलिडन है तो डाइकॉट। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं। एक तरफ लिख लीजिएगा फीचर्स, एक तरफ लिख लीजिएगा मोनोकॉट। शॉर्ट में मोनोकॉट बोलते हैं या फिर मोनोकॉटिलिडन भी आप बोल सकते हो। या पहले डाइकॉट लिख लो, दो हैं आपके तो पहले डाइकॉट लिख लो। तो डाइकोटिलिडन या ब्रैकेट में डायरेक्ट आप डाइकॉट भी लिख सकते हो। और एक है मोनोकॉटिलिडन, मोनोकॉटिलिडन या डायरेक्ट आप लिख लीजिए मोनोकॉट। तो आपका फीचर हो गया डाइकोटिलिडन हो गया और मोनोकॉटिलिडन हो गया, डाइकॉट हो गया और मोनोकॉट हो गया। ये आप लोग इसमें याद रखिएगा। ठीक है, चलो देखो भाई क्या फीचर्स हैं इसमें। ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे मोटे फीचर्स हैं, यूजली आप लोगों ने पढ़े होंगे। सबसे पहला फीचर तो ये कॉटिलिडन वाला ही देख लो भाई, क्योंकि उसी के ऊपर तो हमने इसको डिवाइड किया है या ये क्लासिफिकेशन उसी के ऊपर हुआ है। तो यहां पर कितने कॉटिलिडन पाए जाते हैं? डाइकॉट, डाई का मतलब हो गया दो, यानी कि दो कॉटिलिडन है एक सीड के अंदर, इन अ सीड। एक सीड में दो कॉटिलिडन, यहां पर एक सीड में एक कॉटिलिडन, वन कॉटिलिडन पर सीड। यहां पर एक सीड में एक कॉटिलिडन है, यहां एक सीड में दो कॉटिलिडन है, ये इसका मेन अंतर है। यहां पर दो है, वहां पर एक है, एक है इसलिए उसको मोनोकॉट बोल रहे हैं, दो है इसलिए इसको डाइकॉट बोल रहे हैं। नेक्स्ट है यहां पर अपना वेनेशन। वेनेशन की हम बात करें, वेनेशन क्या चीज है भाई? वेनेशन जो बेसिकली आप देखे होगे लीफ के ऊपर होता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है पैरेलल। जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, डाइकॉट जो होती है ना, उनके अंदर एक तो आपको इस तरीके की लीफ मिलेंगी, जहां आपको ऐसी वेन्स मिलेंगी। ये जो आप देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन इन दी लीव्स। एक ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन इन दी लीव्स। एक होता है पैरेलल। मोनोकॉट में जो लीव्स होती है वो कुछ इस तरीके की होती हैं, इस तरीके की। थोड़ा और बड़ा बनाओ इनको, इस तरीके की। तो उसमें आपको ऐसे पैरेलल्स देखने को मिलते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग पैरेलल वेनेशन। एक होता है आपका रेटिकुलेट वेनेशन, एक होता है आपका पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन किस में मिलेगा? मोनोकॉट लीफ में। रेटिकुलेट वेनेशन किस में मिलेगा अपन को? डाइकॉट लीफ के अंदर मिलेगा। फिर इस एक चीज इसमें लिखो आप, फ्लावर। फ्लावर को लेकर के क्या है, थोड़ा वो भी देख लेते हैं। डाइकॉट जो होते हैं उनके अंदर फ्लावर टेट्रामेरस होते हैं या फिर पेंटामेरस भी होते हैं। कहने का मतलब है ये अपन को मल्टीपल में मिलेंगे, इन द मल्टीपल ऑफ 4 और 5। ठीक है, या तो अपन को मिलेंगे टेट्रामेरस या फिर मिलेंगे पेंटामेरस इन दी मल्टीपल ऑफ 4 और 5। या तो 4 मिलेंगे या 5 मिलेंगे, ऐसे रहते हैं। वहीं यहां हम बात करें तो यहां पर अपन को 3 मिलते हैं, ज्यादातर ट्राइमेरस होते हैं इन दी मल्टीपल ऑफ 3, ट्राइमेरस। एक ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, ये बेसिकली पार्ट्स हैं, पार्ट्स इन दी मल्टीपल ऑफ 4 एंड 5। यहां पर जो पार्ट्स मिलेंगे वो आपको बेसिकली 3 मिलेंगे। ठीक, इसको याद रखना। ये लिख लेना, भले आप पूरा लिख लेना इसको। इसके जो पार्ट्स हैं ना, फूल के जो पार्ट्स होते हैं वो या तो 4 या 5 मिलेंगे। यहां पर जो फूल के पार्ट्स होते हैं वो 3 मिलते हैं अपन को।
वो 3 मिलते हैं, एक ट्राइमेरस और एक टेट्रामेरस या फिर पेंटामेरस आप उसको बोल सकते हो। ये मेन डिफरेंस हो गया अपना मोनोकॉट के अंदर और डाइकॉट के अंदर, डाइकॉट के अंदर है, मोनोकॉट के अंदर। फिर हम बात करें इसमें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को लेकर के। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है भाई यहाँ पर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? अभी मैं आपको बताया था कि इसमें एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है, उसी के अंदर पॉलन और ओव्यूल बनते हैं, और वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लावर, फूल। अभी जब हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे ना तो वहां पर इसको और डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल अपन क्या है, एंजियोस्पर्म को समझ रहे हैं, तो उसके ऊपर अपन मेन फोकस करेंगे। ये जो फ्लावर है वही यहाँ पर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है इसकी। फ्लावर क्या है भाई? यही है रिप्रोडक्टिव यूनिट। फ्लावर यहाँ पर रिप्रोडक्टिव यूनिट है। जैसे मान लीजिए ये एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर बकायदा हमको यहाँ पर फ्लावर मिलेगा। जैसे मान लीजिए ये फ्लावर होगा। अब ये फ्लावर थोड़े दिखते कैसे हैं, मैं आपको एक स्टैंडर्ड डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है? कुछ इस तरीके के वो फ्लावर अपन को देखने के लिए मिलेंगे। ये बीच में अड़चन दे रहा है, चलो इसको हटा ही देते हैं ना, अब क्या दिक्कत है इसका। तो ये वाला कलर ले लो एक। इस तरीके का एक फ्लावर है जिसमें सीपल, पीटल, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ये 4 चीजें अपन को देखने के लिए मिलती हैं। क्या क्या मिलेंगी इसमें? अब अपन जो मेन चीज है ना उस पर आते हैं, क्योंकि अपन को रिप्रोडक्शन पढ़ना है ना, तो सीधे रिप्रोडक्शन वाले पार्ट पे चलते हैं। टोटल इसमें 4 होर्ल बोलते हैं इनको। सीपल, पीटल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। हम चलते हैं सीधे रिप्रोडक्टिव पार्ट पर। रिप्रोडक्टिव पार्ट को अगर आप देखोगे तो अंदर आप यहां पर से देखोगे ना, तो ये जो पूरा की पूरा पार्ट है नीचे तक पूरा, ये देखो, ये जो पार्ट है आपका, या यहां से ना इसको मैं एक काम करता हूं, अलग निकाल देता हूं। इस वाले पार्ट को आप ध्यान से देखो, ये मैं जो बना रहा हूं ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये मैंने अलग निकाल दिया। और एक ये वाले पार्ट को मैं अलग निकाल देता हूं। एक इस वाले पार्ट को आप देख लो। इसमें से एक जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है? ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पिस्टिल। पिस्टिल, या इसी को बोलते हैं कार्पेल। और जो मेल सेक्स ऑर्गन है इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? स्टेमन। स्टेमन। ठीक है, ये तो यूनिट हो गई। अगर मैं इसको कंप्लीटली बोलूं तो इसको बोलेंगे हम लोग गाइनोशियम। गाइनोशियम, और गाइनोशियम की जो यूनिट होती है वो होती है पिस्टल और कार्पल। ऐसे ही यहां पर अगर मैं इसको कंप्लीटली बोलूं तो उसको बोलेंगे हम लोग एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, और एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है उनको हम लोग बोलते हैं स्टेमन। क्लियर? यानी कि यहां पर अगर मैं कहूं पहला मेल सेक्स ऑर्गन, तो मेल सेक्स ऑर्गन यहां पर क्या है? तो मेल सेक्स ऑर्गन है यहां पर एंड्रोशियम। मेल सेक्स ऑर्गन यहां पर क्या है? एंड्रोशियम। और एंड्रोशियम में जो यूनिट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेमन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टेमन बोलेंगे। यानी कि जो इस तरीके के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे थे, ऐसे जो स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाए थे, ये जो आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग स्टेमन। अब ये जो स्टेमन वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसमें 3 चीजें आपको नजर आएंगी। कौन कौन सी है वो 3 चीजें? इसमें टोटल 3 पार्ट है। एक तो भाई ये पूरा की पूरा जो धागे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे हम लोग फिलामेंट। फिलामेंट। एक ये पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं एंथर। ये आपका तीसरा पार्ट है। एक इस जगह पर ये जो पार्ट है यहां पर ये फिलामेंट और ये एंथर जुड़े हुए हैं, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। ये दूसरा पार्ट हो गया। तो 3 पार्ट हो गए इसमें। 3 पार्ट कौन कौन से हो गए भी? सबसे पहले फिलामेंट है, फिर कनेक्टिव है, और फिर एंथर है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एंथर।
जो कि टिप पर पाया जाता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ स्टेमन। स्टेमन की टिप पर प्रेजेंट होता है एंथर, और यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होता है भाई, ये जो एंथर है ना, ये जो एंथर आपको दिख रहा है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर तो वहां प्लांट इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, अभी अपन मैं सीधे सीधे चल रहा हूं। इस एंथर के अंदर पाए जाते हैं पॉलन मदर सेल। क्या पाए जाते हैं इसमें? पॉलन मदर सेल, जिनको बोलते हैं पीएमसी। कैसे होते हैं? ये डिप्लॉयड होते हैं। इनके अंदर मियोसिस होता है, और मियोसिस से बनते हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बनेंगे? 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। वो जो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स बन रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर। उनको क्या कहा जाता है कि बॉस ये माइक्रोस्पोर बना दिए इसने। तो 4 बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे, मियोसिस हुआ है तो हैप्लॉइड मियोसिस यहां पर बन जाते हैं, जो माइक्रोस्पोर होते हैं। यही माइक्रोस्पोर आगे और मैच्योर होंगे और ये बनाते हैं पॉलन ग्रेन, जिसको मेल गैमिटोफाइट बोलते हैं। यही मैच्योर होंगे और फॉर्म करेंगे क्या? मेल गैमिटोफाइट, या इन्हीं को बोलेंगे हम लोग क्या? पॉलन ग्रेन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन, या फिर इसको बोलेंगे मेल गैमिटोफाइट। क्लियर हो गई बात? यानी बड़ा सीधा सा है। ये फॉल है, ये उसके ऊपर स्टेमन हमने लगा दिया। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये एंथर है। इस एंथर के अंदर पॉलन मदर सेल है, उसमें फिर आपको मियोसिस होनी है, और यहां पर बनने हैं ये पॉलन। बेसिकली पहले पॉलन नहीं है, ये बनेंगे माइक्रोस्पोर। फिर इनके अंदर ये और मैच्योर होंगे, ये मैच्योर होंगे, और यहां पर ये इस तरीके से एक प्रॉपर ऐसे एक्साइन लेयर बनेगी। ये सब चीजें रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इस तरीके का आपको ये पॉलन ग्रेन जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। इसी को बोलेंगे हम लोग क्या? मेल गैमिटोफाइट। कैसा है भाई? ये हैप्लॉइड है। किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो इसमें नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग इस फीमेल वाले पार्ट पर। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, चलो यहां का ही लिखते हो, इसके लिए अलग ही चलते हैं। सेकंड है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या बोलते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन को यहां फूल के अंदर गाइनोशियम, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलेंगे कार्पेल। कार्पेल, या फिर आप बोल सकते हो पिस्टिल। कार्पेल या फिर पिस्टिल, जो भी आपको कहना है। अब इसके अंदर क्या चीजें होती हैं जरा उसको देखें अपन। इसमें देखो भाई, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। क्या बोलेंगे बाबू इसको? इसको बोलते हैं स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन यहीं पर आकर के लैंड करता है। फिर उसके बाद ये पूरा ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं स्टाइल। इसमें से ही पॉलन ट्यूब होकर के निकलती है और यहाँ ओवरी तक पहुंचती है। और ये जो उभरा हुआ पार्ट है, ये जो स्वेलन स्ट्रक्चर है, फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं ओवरी। यही है ओवरी। इसी ओवरी से फर्टिलाइजेशन के बाद एक फल बन जाता है। आ रही है बात समझ में? ये ओवरी हो गया। यहां पर ये जो स्टिग्मा है ना, इस पर पॉलन ग्रेन आकर के चिपकते हैं, तो ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। स्टिकी पार्ट है, जिससे पॉलन ग्रेन इस पर आकर के आसानी से चिपक जाए। पॉलन ग्रेन का लैंडिंग सरफेस स्टिग्मा हो गया, ठीक। और ये स्टाइल हो गया जिसमें से पॉलन ग्रेन की पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होकर के यहाँ अपना जो ओवरी है वहां तक पहुंचेगी। और ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स। इसके अंदर हमें क्या मिलेगा भाई? इसके अंदर हमें ये देखने के लिए मिलेगा ओव्यूल। तो ये ओव्यूल कहां प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दी ओवरी। ये कहां प्रेजेंट होंगे? ये ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और यहीं पर बनते हैं एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। इसी में एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन होता है। अब एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन क्या है वो जरा मैं आपको बताता हूं। तो देखो भाई, ये है भाई ओवरी। क्लियर? ओवरी के अंदर क्या है? ये ओव्यूल। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल।
ओव्यूल या ओवरी अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ओवरी के अंदर पाए जाते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, या फिर अपन बोले ओव्यूल के पास होते हैं मेगा स्पोर मदर सेल, ऐसा भी आप बोल सकते हो। तो ईच ओव्यूल के पास अपन को मिलेंगे मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल अपन को मिलते हैं MMC, जिसको अपन बोलेंगे ये कैसे हैं, डिप्लॉइड हैं। इनके अंदर होगी मियोसिस, मियोसिस होगी, और यहां पर बनेंगे 4 हैप्लॉइड स्पोर्स, और वो जो 4 हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, मेगा स्पोर बोलेंगे। ये मेगा स्पोर बन गए। अब ये जो मेगा स्पोर बने इसमें से 3 हो जाते हैं डीजेनरेट, तो यहां पर क्या होता है, मेगा स्पोर बनते हैं ऐसे। ये कितने मेगा स्पोर बने हैं, ये 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर है, 4 हैप्लॉइड मेगा स्पोर जो है वो बन करके तैयार हो गए। इसमें से मान लीजिए ये 3 जो हो गए वो हो गए बेकार, ये हो गए डीजेनरेट, खराब हो गए, और होते ही हैं 3 जो है वो इसमें से डीजेनरेट हो जाते हैं। एक अकेला जो है यहां पर वो बचता है फंक्शनल, ये है फंक्शनल मेगा स्पोर, ये फंक्शनल मेगा स्पोर है, इसको ले आओ चलो। ये रहा वो फंक्शनल मेगा स्पोर, 3 डीजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल मेगा स्पोर ये रहा, कैसा है, ये हैप्लॉइड है। अब इसमें ना होगी माइटोसिस, माइटोसिस केवल और केवल इसके न्यूक्लियस में होगी, कंप्लीट माइटोसिस नहीं होती है, तो इसलिए बन जाते हैं 1 से 2। उसके बाद फिर से इसके अंदर होगी माइटोसिस, माइटोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसके न्यूक्लियस में होगी, पूरे सेल में नहीं होती है, तो फिर ये बन जाएंगे 2 के 4, 2 के 4। उसके बाद फिर से इसके अंदर क्या होगी, माइटोसिस, माइटोसिस फिर से इसके न्यूक्लियस में होगी, पूरे सेल में नहीं होगी, और साथ साथ में ये अपने साइज में भी बढ़ रहा है, तो अब बन जाएंगे यहां पर 4 के 8, ये बन के तैयार हो गया। अब यहां पर ये जो न्यूक्लियस है ना, ये प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड होते हैं, इसको बोलेंगे हम लोग एम्ब्रियोसैक, यानी कि एक मेगा स्पोर से यहां ये क्या बन गया, ये बन गया एम्ब्रियोसैक। अब ये एम्ब्रियोसैक का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूं। ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसके अंदर टोटल 8 सेल हैं, ये 8 सेल के 8 न्यूक्लियस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको एम्ब्रियोसैक बोल रहे हैं। 8 सेल स्ट्रक्चर होता है, इसमें से जो 3 हैं वो एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, बाकी के जो 3 हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और जो 2 हैं वो सेंटर में आ जाएंगे, ये सेंटर में आ गए। अब देखो भाई कौन क्या है, ये ऊपर वाले जो आपको 3 दिख रहे हैं, ये जो 3 सेल बोल लो या न्यूक्लियाई बोल लो, इनको बोलते हैं हम लोग एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, क्या बोलेंगे इनको, एंटीपोडल सेल। नीचे वाले अगर आप देखोगे, ये वाले और ये वाले, ये 2 जो हैं इनको बोलते हैं हम लोग सिनर्जिड। हमेशा याद रखना, सिनर्जिड जहां होंगे वहीं पर एग होगा। ये जो आप देख रहे हो ये है एग सेल, जो कि मेन फीमेल गैमिट आपका यही है, एग सेल हैप्लॉइड है, ये सब हैप्लॉइड ही है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। बीच में ये जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ये चलो इनको फ्यूज करा दो, ये फ्यूज करा दो, तो ये एक ही हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, पोलर न्यूक्लियाई, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर सेल या पोलर न्यूक्लियाई। ये डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड क्यों है, क्योंकि 2 न्यूक्लियस इसमें आपस में फ्यूज हो गए। बात समझ में आ गई, ये डिप्लॉइड कैसे हो गया, अभी 2 थे, देखो टोटल 8 हो रहे हैं, 3 और 3 6 और 2 8, 8 न्यूक्लियस हो रहे हैं। देखा जाए यहां पर तो न्यूक्लियस देखे जाए तो 8 है, लेकिन सेल अगर देखे जाए तो टोटल कितने हैं, 7 हैं, यानी कि ये एक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोसैक इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग फीमेल गैमिटोफाइट भी बोल सकते हैं, यही है एम्ब्रियोसैक, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फीमेल गैमिटोफाइट।
ये सारी चीजें कहां पर है? ये सब कुछ जो है वो आपका ओवेरी के अंदर है, सब कुछ ओवरी के अंदर है। ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। नीट के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नीट के लिए तो ये मान के चलिए बिल्कुल आईएमपी लगा करके लिखना, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आ रही है बात समझ में? तो ये कैसा है भाई आपका? 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल, टोटल 8 न्यूक्लियस हैं और 7 सेल इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, यहां पर ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एग अपैरेटस बोलेंगे इसको। क्या बोलते हैं इसको? एग अपैरेटस, जिसके अंदर हमें एक एग मिलेगा, सॉरी एक हमको एग सेल देखने के लिए मिलता है और 2 सिनर्जिड देखने को मिलते हैं। सिनर, एक एग सेल मिलता है और 2 सिनर्जिड मिलते हैं, किसमें? एग अपैरेटस में। ये एग अपैरेटस ज्यादातर कहां पर होता है? ये वाला जो एंड है इसको माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं हम लोग। इस एंड को क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रोपाइलर एंड। ये वाला जो एंड होता है उसको बोलते हैं चैलेजा एंड। तो एंटीपोडल सेल यूजुअली चैलेजा एंड पर होते हैं। एग अपैरेटस जो है वो यूजुअली कहां पर होता है? माइक्रोपाइलर एंड पर होता है। एंटीपोडल सेल कितने हैं? ये 3 हैं और ये होते हैं जस्ट इसके अपोजिट यानी चैलेजा एंड पर। ठीक है, वो तो पता ही है आपको। टोटल कितने? ये 3 हैं और ये चैलेजा एंड पर आपके हैं। और बीच में आपके पोलर न्यूक्लियाई, इनको सेंट्रल न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। सेल एक होगा लेकिन 2 न्यूक्लियाई होंगे। सिंगल सेल है बट 2 न्यूक्लियाई है, 2 न्यूक्लियाई यहां पर है। इसको हम लोग सेंट्रल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक, अभी देखना, इसको अपन लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। ये बेसिकली पोलर न्यूक्लियाई बन गया, इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, जो कि कैसा है? डिप्लॉयड है। 2n यहां पर बनकर के तैयार हो जाता है। आ गई बात समझ में? वहां पर पॉलन ग्रेन बन गया मेल गैमेटोफाइट, यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट तैयार है। अब आते हैं हम लोग पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन पर। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन होगा, कैसे होगा जरा उसको देखें भाई। यहां पर हम लोग देखो, पॉलिनेशन का फिर एक अलग टॉपिक है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा, अलग बात होगी। अपन यहां पर दोनों चीजें बता देता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक प्लांट ये रहा और एक ये दूसरा, अरे बाप रे बाप, और ये एक दूसरा प्लांट है और ये एक दूसरे प्लांट का फ्लावर हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, यहां से क्या बन रहे हैं भाई? यहां से बन रहे हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन बन गया, इस तरीके का होता है पॉलन। ये रहा, एन है, हैप्लॉइड है। यहां से क्या बनेगा भाई? वही पॉलन बनेगा। ये रहा पॉलन, इस तरीके का होता है पॉलन, कैसा है? हैप्लॉइड है। ठीक है, यहां अगर आप देखोगे तो यहां बनेगा आपका क्या? एम्ब्रियोसैक। इसके अंदर रहेगा एम्ब्रियोसैक। 3 सेल यहां, 3 सेल यहां और बीच में ये हो गया। इसमें से 2 सिनर्जिड होंगे, एक आपका एग होगा, ऊपर वाले 3 जो है वो एंटीपोडल होंगे। ऐसा ही यहां पर बना दो, यहां पर भी होगा यही सिस्टम। यहां पर भी ये 3 ऊपर होंगे, 3 नीचे होंगे, 2 सेंटर में होंगे। ठीक है, ऊपर वाले जो है वो एंटीपोडल है, नीचे वाले अपने एग अपैरेटस हैं, जिसमें एक सेंटर में जो होगा वो एग होगा और आपके सिनर्जिड होंगे। यही है, ये 2 प्लांट है, ध्यान रखिएगा, डिफरेंट प्लांट है। एक प्लांट है ए और एक प्लांट है बी। ये इस प्लांट का फूल है, ये दूसरे प्लांट का फूल है। अब हम कह रहे हैं कि यहां से भाई ये जो पॉलन है वो पॉलन उड़ करके या इंसेक्ट के माध्यम से कैसे भी करके स्टिग्मा पर जा रहे हैं। तरीका कुछ भी हो सकता है। डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम, कहां से जा रहे हैं? एंथर से जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? स्टिग्मा पर जा रहे हैं। रटने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, कितना सिंपल है। डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये एंथर है, यहां से निकल करके स्टिग्मा पे जा रहे हैं। इसी को तो कहते हैं पॉलिनेशन, इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब ये डिपेंड करता है कि वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर गए हैं
या किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गए हैं। अब जैसे यहां पर वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर गए हैं तो इसको कह देंगे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन। आ रही है बात समझ में? ये अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर गए तो सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर मान लीजिए ये किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते, मान लीजिए ये वाला पॉलन ग्रेन आ जाए यहां पर, तो ये वाला पॉलन ग्रेन यहां पर आए तो फिर इसको कहेंगे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? क्रॉस पॉलिनेशन। और अगर मान लीजिए ये आपका यहीं की यहीं आ जाए तो ये आपका सेल्फ पॉलिनेशन है। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। और अगर मान लीजिए ये वाला मान लीजिए यहां जा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। पॉलन ग्रेन अपने ही फ्लावर के एंथर से निकल करके अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए तो क्रॉस पॉलिनेशन। तो दो प्रकार का पॉलिनेशन यहां से हो जाता है। वो पॉलिनेशन जब आएगा तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, बाकी का ये जाएगा कैसे, मोड ऑफ डिस्पर्सल क्या है, वो हवा हो सकती है, इंसेक्ट हो सकती है, बर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली अपन हवा मान लीजिए कि हवा के माध्यम से वो जा रहे हैं या इंसेक्ट के माध्यम से वो जा रहे हैं। ठीक, चलो हमारा तो मेन मुद्दा ये है कि पॉलिनेशन करा दो और इसको यहां पहुंचा दो। चलो हम पहुंचा देते हैं भाई। ये रहा, इसके अंदर मान लीजिए ये रहा अपना गैमीटोफाइट, फीमेल गैमीटोफाइट। ये ऊपर के जो तीन है ये एंटीपोडल सेल हो गए, ये जो तीन है नीचे के दो चैलेजा, बीच में एक एग सेल है, और ये आपका वो हो गया। ये वाला जो एंड है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? चैलेजा एंड बोलेंगे। ये वाला एंड कौन सा है? चैलेजा एंड है। इस वाले एंड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड, इस माइक्रोपाइलर एंड पर ही छोटी सी ओपनिंग होती है जिससे हम इस एम्ब्रियो सैक के अंदर अंदर जा सकते हैं, अंदर एंटर कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। ये रहा पॉलन ग्रेन जो इसकी सरफेस पर लैंड कर गया है, स्टिग्मा की सरफेस पर। ये वो पॉलन ग्रेन है जो कर गया है लैंड। इसमें एक न्यूक्लियस है, ये हैप्लॉइड है। ठीक है, ये किसकी सरफेस पर आ गया है? ये स्टिग्मा की सरफेस पर आ गया है। अब यहां पर ये जर्मिनेट करेगा और ये क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब बनाएगा। तो इसमें से पॉलन ट्यूब निकलेगी, ये ऐसे ऐसे पॉलन ट्यूब निकलेगी। ये पॉलन ट्यूब जैसे ऐसे आगे जाएगी। अब यहां पर क्या होगा? जब ये पॉलन ट्यूब बनेगी तो इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। न्यूक्लियस यहां पर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। बेसिकली डिवाइड तो पहले ही हो जाता है, यहां पर आकर के तो दोबारा से डिवाइड हो रहा है वो पार्ट। चलो वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, यहां पर बता देता हूं कि जब यहां पर किधर गया किधर गया किधर गया, आ जाओ, ये रहा, ये पॉलन ग्रेन है। इसमें डिवीजन होगा, इसके न्यूक्लियस के अंदर ही डिवीजन होता है। तो ये एक से दो न्यूक्लियस बन जाएंगे आपके। ये यहाँ पर आपकी एक्साइन लेयर होगी इस पर, और यहाँ पर दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। एक न्यूक्लियस जो होता है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, एक को हम लोग जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। डिटेल आपको अलग लेक्चर में मिलेगी, नहीं तो अभी क्या अपना टॉपिक बदल जाएगा। अभी अपन मेन फोकस जो है वो एंजियोस्पर्म पर कर रहे हैं, तो थोड़ा उस पर चलते हैं। ऐसे दो न्यूक्लियस हैं, यहां से पॉलिनेशन होगा। ये आपका क्या है? एक्चुअल में मेल गैमीटोफाइट है, मेल गैमीटोफाइट है। ठीक है, या पॉलन ग्रेन है। अब यहां पर जब ये पहुंचेगा तो यहां पर अपने दो न्यूक्लियस है, ये रहे दो न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस आगे आगे चलेगा, एक न्यूक्लियस पीछे पीछे आएगा। एक न्यूक्लियस आगे आगे चल रहा है, एक न्यूक्लियस पीछे पीछे आ रहा है। जो पीछे पीछे आ रहा है, जो आगे आगे चल रहा है, वो तो अपना कौन सा है? वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है। वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है जो ट्यूब न्यूक्लियस को गाइड करता है, इसलिए इसको ट्यूब न्यूक्लियाई भी हम लोग बोलते हैं। ये थोड़ी देर बाद क्या होगा? डीजेनरेट हो जाएगा। यहां तक पहुंचाने के बाद ये डीजेनरेट हो जाएगा। डीजेनरेट आफ्टर pollen tube reaches to ovule या एम्ब्रियो सैक। जैसे ही एम्ब्रियो सैक तक पॉलन ट्यूब पहुंचेगी ये आपका खत्म हो जाएगा। पीछे से जो डीजेनरेटिव न्यूक्लियस आ रहा है, सॉरी जनरेटिव न्यूक्लियस जो पीछे से आ रहा है, ये है जनरेटिव न्यूक्लियाई। ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है ये डिवाइड होता है माइटोटिकली, मतलब इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस होगा और यहां पर दो मेल गैमीट बन जाएंगे, या कहें अपन लोग मेल न्यूक्लियाई जो है वो यहां पर बन जाते हैं। तो ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होकर के ये दो में बना देगा। ऐसे ही मूव करते करते ये डिवाइड हो जाएगा, दो में बन जाएगा। ये आपका डिजेनरेट हो जाएगा। ये पॉलन ट्यूब नीचे तक आएगी, ये पॉलन ट्यूब यहाँ नीचे तक आएगी, ऐसे घूम करके यहां से ये एंटर करेगी,
ऐसे यहाँ से घूम करके ये यहाँ से ऐसे एंटर करेगी। और जो इसके अंदर के ये पीछे के ये दो न्यूक्लियाई आपको देख रहे हैं, ये दोनों जो न्यूक्लियाई है ये है मेल न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई हैं? दो हैं। दो कैसे हो गए? जनरेटिव न्यूक्लियाई में यही पोलन ट्यूब के अंदर, ये जो आप देख रहे हो ये क्या है? पोलन ट्यूब है। इसी पोलन ट्यूब के अंदर ये जो जनरेटिव न्यूक्लियाई है ये माइटोटिकली डिवाइड हो गए, इसमें माइटोसिस हो गई और दो मेल गैमीट बन गए। वो जो दो मेल गैमीट है, ये आगे वाला जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है ये खत्म, ये एक था, एक से दो बन गए, ये आगे वाला डीजनरेट हो जाएगा, बचे ये दो। ये दो जो है वो यहाँ पर आकर के ये रिलीज हो जाएंगे, अंदर पहुंच गए अंदर। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। ये इसके अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं, यानी पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में एंटर कर जाएगा और अपने दो मेल न्यूक्लियाई वहां पर डिस्चार्ज कर देगा। अब होगा फर्टिलाइजेशन। यहां पर ना डबल फर्टिलाइजेशन होता है क्योंकि दो मेल न्यूक्लियाई हैं। इस पॉइंट को लिखिएगा और समझिएगा ध्यान से, डबल फर्टिलाइजेशन ये बड़ा यूनिक कैरेक्टर है और केवल एंजियोस्पर्म में ही होता है ये। दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म, और किसी के अंदर नहीं होता बाबू। ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर ही मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के अंदर। इसमें दो फ्यूजन होते हैं, दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहां पर दो फ्यूजन होते हैं। फ्यूजन अकर्स टू टाइम। अब वो होता क्या, चलो डायरेक्ट बता ही देता हूं ना मैं आपको। तो अब देखो भाई, ये रहा आपका एम्ब्रियो सैक, ये रहा अपना एग सेल। एग सेल है अभी तो फिलहाल, इसी से मतलब रखना है अपन को। और सेंटर में बना दो जरा अपन पोलर न्यूक्लियाई। ये रहा पोलर न्यूक्लियाई जो कि कैसा है? डिप्लॉयड है, दो न्यूक्लियाई इसके पास है। और यहां पर रिलीज कर दी हमने क्या? दो गैमीट। ये रहे आपके मेल न्यूक्लियाई या मेल गैमीट, जो भी आप बोलो। अब एक मेल न्यूक्लियाई तो एग के साथ फ्यूज करेगा, एग प्लस मेल न्यूक्लियाई, ये यहां पर फ्यूज हुआ और यहां पर बन जाएगा क्या? जायगोट। ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, तो जायगोट बनेगा कैसा? डिप्लॉइड। एक तो ये हो गया। इसको बोलते हैं हम लोग सिंगैमी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगैमी बोलेंगे, सिंगैमी। इसी को हम लोग बोलते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। एक्चुअल फर्टिलाइजेशन तो बेसिकली यही है, जायगोट जो बन रहा है ना, एक्चुअल फर्टिलाइजेशन तो बेसिकली यही है, जिसमें एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हो जाता है और वहां पर डिप्लॉयड जायगोट जो है वो हमें देखने के लिए मिलता है। एक्चुअल में फर्टिलाइजेशन तो बेसिकली यही है। दूसरा क्या होगा? दूसरा फर्टिलाइजेशन देखो भाई, यहां पर ये रहा अपना पोलर न्यूक्लियाई या पोलर सेल बोल दीजिए इसको आप, जो कैसा है? डिप्लॉयड है। प्लस जो आपका दूसरा सेकंड मेल न्यूक्लियाई है, एक मेल न्यूक्लियाई इसके साथ फ्यूज कर गया, जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई है वो इसके साथ फ्यूज करेगा और यहां पर बनाएगा एंडोस्पर्म। अब देखो ये एन है, ये 2n है, तो एंडोस्पर्म बन जाएगा 3n, यानी कि ट्रिप्लॉइड। एक फ्यूजन ये हो गया। बेसिकली देखा जाए तो यहां पर तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है। यहां अगर हम बात करें तो दो न्यूक्लियस ये रहे, एक ये रहा, तो एक तरह से देखें तो अपन ये तो क्या है? ये तो ट्रिपल फ्यूजन है। तीन फ्यूजन हुए हैं, टोटल तीन न्यूक्लियस यहां पर आपस में फ्यूज हुए हैं, ये तो ट्रिपल फ्यूजन हुआ। तो एक मेल न्यूक्लियाई तो यहाँ एक के साथ फ्यूज करके जाएगोट, दूसरा मेल न्यूक्लियाई यहाँ पर पोलर सेल के साथ फ्यूज करेगा, यानी कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है इसी को सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, उसके साथ फ्यूज करेगा और बना देगा यहाँ पर एंडोस्पर्म। क्या बना देगा? एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर तीन फ्यूजन हो रहे हैं, तो एक तरह का ट्रिपल फ्यूजन है। इसी को हम लोग प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। इसी को बोल सकते हैं क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं PEN। 3n होता है, ये ट्रिप्लॉइड होता है, इसी को क्या बोलते हैं? PEN। PEN आ गई बात समझ में? यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखना। यानी कि यहां पर हम बात करें तो दो अकरेंस, यानी कि दो फ्यूजन यहां पर हो रहा है, एक सिंगेमी और एक ट्रिपल फ्यूजन, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये बिल्कुल जो एनसीईआरटी के अंदर दिया है ना, बिल्कुल मैं वही चीज आपको बता रहा हूं जो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। एनसीईआरटी ने जो अपना यहां स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया है कि इसको डबल फर्टिलाइजर क्यों कह सॉरी डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर बिकॉज ऑफ द
अकरेंस ऑफ टू फ्यूजन, क्योंकि यहां पर दो फ्यूजन हो रहे हैं। कौन कौन से हो रहे हैं वो दो फ्यूजन? एक सिनगेमी हो रही है और एक ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है। ट्रिपल फ्यूजन जिससे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और ये एक यूनिक इवेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलता है, इसके अलावा ये कहीं पर नहीं होता। अब इसमें थोड़े से पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस भी होंगे, वो भी देखो। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, क्या क्या होगा उसको जरा देखें। फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो देखो भाई, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना था? जाइगोट बना था, जो कैसा था? डिप्लॉयड था। ये जाइगोट, ये किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा एम्ब्रियो के अंदर। एम्ब्रियो में बन जाएगा ये, बाद में जाकर के एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के पास हो सकता है एक कॉटिलिडन हो सकता है इसके पास दो कॉटिलिडन हो, वो डिपेंड करेगा कि वो मोनोकॉट है कि डाइकॉट है। कॉटिलिडन एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। ये एम्ब्रियो बना दिया। इसके अलावा इसमें है PEN, जिसको अपन बोलते हैं क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये क्या बनाएगा? ये एंडोस्पर्म बनाएगा, ये एंडोस्पर्म बनाएगा। और एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? इसका काम होता है कि ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है ना, उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट देने का काम करता है PEN, यानी कि उससे बन जाता है एंडोस्पर्म। ठीक, उसके बाद बचे आपके सिनर्जिड और एंटीपोडल सेल। सिनर्जिड है और एंटीपोडल सेल है, ये आपके हट जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, इनसे कुछ भी नहीं बनता। डी जनरेट, ये आपके हट जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। और बताओ, और सर जो ओव्यूल है वो आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओवेरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? कितना ही तो आसान है, कितना ही तो आसान है, बहुत आसान हो गया ये तो भाई। ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसी ओव्यूल के अंदर ही अपने एग थे यानी जायगोट था, तो उसके अंदर आपको क्या मिल जाएंगे? एम्ब्रियो मिल जाएंगे। यही है, यानी कि यहां पर अगर मैं कहूं कि ये मान लीजिए आपका फल हो गया, जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पर ऐसे लूं, ये मान लीजिए एक आम है, मैंगो है, मैंगो का फ्रूट है ये, मैंगो का फ्रूट है, आम का फल है, ये फ्रूट है। तो फ्रूट है ये भाई आपका, तो पहले ये क्या रहा होगा? अगर मैं यहां लिखूं बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ये क्या होगा? ये जो फ्रूट है वो पहले क्या रहा होगा? ओवेरी रहा होगा। फ्रूट, ये जो इसका फ्रूट आपको दिख रहा है ना, अभी इसको हम लोग फ्रूट बोल रहे हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जिसे हम लोग फल बोल रहे हैं, वो पहले क्या रहा होगा? वो पहले ओवेरी रहा होगा। इसको यहां लिखो, फिर इतना दूर काहे लिख रहे हो? उसको हम लोग ओवेरी बोल रहे हैं। अभी जैसे ये फ्रूट के ऊपर छिलके अपन को देखने को मिलते हैं, तो वो छिलके क्या है? यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, ये फ्रूट के ऊपर जो छिलके हैं, ये फ्रूट की जो स्किन है, जो छिलके आप देख रहे हैं, वो पहले क्या रहे होंगे? यहाँ पर ओवेरी बॉल रही होगी, ओवेरी बॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। ठीक है, हालांकि इंटेगुमेंट तो सीड कोट होता है, आप तो खाली ऐसे लिख लो, ये ओवेरी बॉल रही होगी। ठीक, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको गुठली मिलेगी, गुठली मिलेगी, सीड मिलेगा इसके अंदर आपको। तो वो जो सीड आपको मिलेगा, वो सीड यहाँ पर पहले क्या रहा होगा? वो सीड यहाँ पर पहले ओव्यूल रहा होगा। उस सीड को भी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो उसके ऊपर अपन को सीड कोट मिलेगा। तो यहाँ पर वो सीड कोट की जगह क्या रहा होगा? वहां पर इंटेगुमेंट रहा होगा, इंटेगुमेंट रहा होगा। उस सीड कोट के अंदर जाकर के देखोगे तो आपको एम्ब्रियो मिलेगा। क्या मिलेगा? एम्ब्रियो मिलेगा। एम्ब्रियो से पहले वो जायगोट था, तो यहां पर क्या मिलेगा? यहां पर वो एग था, फर्टिलाइजेशन के बाद वो आकर के एम्ब्रियो बना है। इस तरीके से चेंजेस अपन को देखने के लिए मिलते हैं। तो ये चेंजेस जो है ना, बस वो इतना याद रखना कि क्या चेंजेस जो है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। मैं आपको फिर से लिखवा देता हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्टिलाइजेशन के बाद नीट के लिए बहुत बहुत
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चेंजेस मिलेंगे भाई? सबसे पहला तो आपका जायगोट, फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ जायगोट बदल गया किसमें? एम्ब्रियो में, ठीक है। ओव्यूल बदल गया किसमें? सीड में। ओवेरी बॉल जो है या ओवेरी बदल गया किसमें? फ्रूट में। ओवेरी की जो बॉल है वो किस में बदल गई भाई? वो बदल गई फ्रूट की स्किन में, जिसमें आपका मीजोकार्प, एंडोकार्प और पेरिकार्प ये चीजें रहती हैं आपकी। इपीकार्प भी अपन बोल सकते हैं, इपीकार्प, मीजोकार्प प्लस एंडोकार्प। जो अपने जैसे आम के अंदर खाने वाली चीज क्या होती है? मीजोकार्प ही तो अपन खाते हैं। आम के अंदर जो खाने वाली चीज है क्या है? वो मीजोकार्प ही तो है। वो तो अगर सोचो ओवरी बॉल नहीं होती तो ये कुछ बनता ही नहीं। और देखो भाई, पहले जो इंटेगुमेंट था वो सीड कोट बन गया। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बदलाव जो हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं। याद रखिएगा, आपके नीट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है इसको, लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। और बच्चे ना सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं। पता नहीं क्यों कंफ्यूज होते हैं भाई। ऐसा क्या है इसके अंदर जो समझ नहीं आता आपको? कितना तो आसान है ये, लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जनरेशन चेंज हो रही है उसकी, मतलब उसके फेजेस जो है वो चेंज हो रहे हैं। प्लांट की लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। देखो बड़ा सिंपल सा आप समझिएगा, मैं आपको बहुत ही शुद्ध भाषा में समझाऊंगा, बहुत शुद्ध भाषा में। जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है या एक प्लांट है, जो भी आप बोलना चाहो, पेड़ बोलना चाहो, प्लांट बोलना चाहो। ये रहा प्लांट, ठीक है। ये प्लांट की जो स्टेम है, इसकी जो जड़ें हैं, इसमें जो लीफ हैं, और ये सब क्या है भाई? इसके डिप्लॉयड पार्ट है। ये सब डिप्लॉयड होते हैं, 2n इसके अंदर होता है। इसी के अंदर हमें क्या मिलेगा भाई? फूल देखने के लिए मिलेगा। तो भाई ये उसके अंदर फ्लावर है, जो कि उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इस फूल के अंदर ही क्या बनेंगे? मेल गैमीट बनेंगे। और इसी के अंदर क्या बनेंगे? फीमेल गैमीट बनेंगे। फूल के अंदर ही बनते हैं। मेल गैमीट में क्या होता है? मेल गैमीट में बनते हैं पॉलन ग्रेन, और फीमेल गैमीट में क्या बनता है? एग बनता है। तो ये कैसे होते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये भी कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। यानी कि एक बात समझ में आ गई कि प्लांट के पास हमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के सेल देखने के लिए मिल जाते हैं। एक बात तो समझ में आ रही है यहां से कि इन प्लांट बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल, प्लांट के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, इस बात का सबूत है। देख लो आप, फ्लावर के अंदर आपको मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, यानी दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। हैप्लॉइड भी मिलेगा अपन को और डिप्लॉइड भी मिलेगा, और ये दोनों ही आपके माइटोसिस से डिवाइड भी होते हैं। एंड बोथ डिवाइड्स बाय माइटोसिस। दोनों आगे चल के माइटोसिस से डिवाइड भी होंगे, वो भी बताएंगे आपको। पहली चीज ये बात समझ में आ गई आपको ना। कुछ ध्यान से सुनो बस, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। कई बच्चों के दिमाग से निकलता है, क्यों निकलता है पता नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आया। कितना सिंपल है। एक प्लांट के पास प्लांट, रूट, लीफ सब कुछ होता है, वो डिप्लॉयड होता है। उसी के फ्लावर में, उसी के फूल में मेल गैमीट फीमेल गैमीट भी बनते हैं, वो हैप्लॉयड होते हैं। यानी कि एक प्लांट के पास हैप्लॉइड सेल भी होते हैं, डिप्लॉयड सेल भी होते हैं, दोनों ही होते हैं उसके पास। कोई दिक्कत ही नहीं है इसके पास। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि उसके पास दो तरीके की बॉडी है। इसका मतलब तो यही हुआ ना, दिस मीन्स प्लांट जो है उसके पास टू टाइप्स ऑफ बॉडी है, टू टाइप्स ऑफ बॉडी। एक हैप्लॉइड वाली बॉडी है, एक डिप्लॉयड वाली बॉडी है। भाई दो प्रकार की बॉडी है उसके पास, एक हैप्लॉइड वाली बॉडी है और एक उसके पास जो है वो डिप्लॉयड वाली बॉडी है। जैसे उसकी जो जड़ें हैं, रूट है, स्टेम है और लीफ है, ये डिप्लॉयड वाली बॉडी है। और जैसे मान लीजिए ये आपका मेल गैमीट पॉलन ग्रेन बना, आपका जो एग बना, यानी कि जो अपना पूरा फीमेल गैमीटोफाइट बना, वो है। जो हैप्लॉइड वाली बॉडी है उसको गैमीटोफाइट बोल देते हैं, कॉल्ड गैमीटोफाइट।
इसको गैमीटोफाइट बोलते हैं। डिप्लॉयड वाली जो बॉडी होती है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं, स्पोरोफाइट। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत हो सकती है क्या? कितना तो आसान है, कितना तो आसान है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट के पास दो तरह की बॉडी है, दो तरीके के सेल हैं, तो सेल से ही बॉडी बनेगी, यानी दो प्रकार की बॉडी होगी उसके पास, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड भी। हैप्लॉइड बॉडी को गैमीटोफाइट, डिप्लॉइड बॉडी को स्पोरोफाइट बोलेंगे। कोई समस्या ही इसके अंदर नहीं है। अब आते हैं लाइफ साइकिल पर। जैसे सबसे पहले हम बात करें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल। सबसे पहली है आपकी हैप्लॉन्टिक। सबसे पहली लाइफ साइकिल कौन सी है? हैप्लॉन्टिक। अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, नाम में क्या लिखा है? नाम में लिखा है हैप्लॉन्टिक, यानी हैप्लॉइड की बात कर रहे हैं। यानी कि यहां पर जो डोमिनेंट फेज होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉन्टिक यानी कि यहां पर जो डोमिनेंट फेज है वो कैसा होगा? वो हैप्लॉइड होगा। और हैप्लॉइड का मतलब वो गैमीटोफाइट होगा। हैप्लॉइड का मतलब क्या है? हैप्लॉइड का मतलब वो गैमीटोफाइट है। यही है, अभी मैंने आपको बताया था हैप्लॉइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग गैमीटोफाइट बोलते हैं। भाई हैप्लॉइंटिक मतलब डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड है, गैमीटोफाइट है, और वो फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, किसी पर डिपेंड नहीं है, फ्री लिविंग है, खुद से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, इसलिए तो डोमिनेंट है, इसलिए तो वो डोमिनेंट फेज में है। हैप्लॉइड है, गैमीटोफाइट, फ्री लिविंग है, अपना खाना खुद बना सकता है। स्पोरोफाइट फेज इसके अंदर आता है, कब आता है? जब जाइगोट बनता है। स्पोरोफाइट फेज की हम बात करें तो वो इसके अंदर आएगा, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आएगा। और कब आएगा? जब उसमें जाइगोट बनेगा। रिप्रेजेंटेड बाय ओनली जाइगोट, यानी कि जब इसमें जाइगोट, जाइगोट ही कैसा है? इसमें डिप्लॉयड है, यानी कि जब इसमें जाइगोट बनेगा, जाइगोट अकेला होता है, एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। जाइगोट भाई अकेला ही तो होता है, जाइगोट एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है, वही इसके अंदर बस स्पोरोफाइटिक फेज है। डिप्लॉयड है वही स्पोरोफाइटिक फेज है। और ये जाइगोट अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, कोई फ्री लिविंग स्पोरोफाइटिस में नहीं होता है। देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हैं, कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं पाए गए हैं। अब जो जाइगोट है, इसी जाइगोट से भाई स्पोरोफाइटिक बॉडी बन जाती है, और इसी जाइगोट में मियोसिस भी होता है। तो मान लीजिए इसी के अंदर हमने मियोसिस कराया, तो मियोसिस इन जाइगोट, जाइगोट के अंदर मियोसिस होगा। अब डिप्लॉयड है जाइगोट, और मियोसिस से फिर हैप्लॉइड बन जाएंगे, तो यहां पर बन जाएंगे आपके क्या? स्पोर्स। तो यहां पर बनेंगे हैप्लॉइड स्पोर्स, और वो जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये लो बन गए। अब ये फिर से आपका हैप्लॉइड स्टेज आ गई, ये जर्मिनेट होकर के फिर से बना देंगे क्या? गैमीटोफाइटिक बॉडी। इनसे फिर से गैमीटोफाइटिक बॉडी बन जाएगी, यानी फिर गैमीटोफाइटिक बॉडी आ गई। आ रही है बात समझ में? इसमें एग्जाम्पल में जैसे बॉल बॉक्स, स्पाइरो वगैरह सब इसी के एग्जाम्पल हैं। जैसे बॉल बॉक्स है, स्पाइरो गायरा है, कुछ स्पीसीज हैं इसके अंदर आपकी जैसे क्लामाइडोमोनास की, सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास की ये स्पीसीज है। किसी को कोई दिक्कत है क्या इसमें? कितना तो आसान है। फिर हम बात करें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, अब इसमें देखो जरा भाई, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जैसे अभी हमने कहा हैप्लॉन्टिक तो डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड है, अब कह रहे हैं हम लोग डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक मतलब इसमें डोमिनेंट फेज क्या होगा? अब डिप्लॉयड होगा। तो इसमें जो डोमिनेंट फेज होगा वो कैसा होगा? वो डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड यानी कि स्पोरोफाइटिक होगा, स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट को हम डिप्लॉयड बोलते हैं। और ये भी कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा, फ्री लिविंग होगा, फोटोसिंथेटिक होगा। डोमिनेंट फेज हमेशा इंडिपेंडेंट ही होता है, फोटोसिंथेटिक,
जो डोमिनेंट फेज होगा वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, अपना खाना खुद से बनाएगा, किसी और पर ये निर्भर नहीं करेगा। इसके अंदर भी गैमीटोफाइटिक फेज आएगा, कुछ समय के लिए आएगा इसके अंदर गैमीटोफाइटिक फेज। और वो जो गैमीटोफाइटिक फेज इसमें आएगा वो कब आएगा, जब इसमें गैमीट बनेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय गैमीटोफाइट, फ्यू सेल्ड गैमीटोफाइट, रिप्रेजेंटेड बाय फ्यू सेल्ड गैमीटोफाइट। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने आपको बताया ना, एक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड फीमेल गैमीटोफाइट, अभी आपको बताया था एंजियोस्पर्म के अंदर कि जो फीमेल गैमीटोफाइट है, या ये जो एम्ब्रियो सैक है, किसके अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी हमने बनाया था, ये जो स्ट्रक्चर था जिसमें ऐसे 3 सेल ऊपर थे, 3 सेल ऐसे नीचे थे, ऊपर के एंटीपोडल सेल से 2 सिनर्जिड, बीच में एग सेल था, ये सेंट्रल था, ये क्या था, ये फीमेल गैमीटोफाइट था, फीमेल गैमीटोफाइट था। और एक हमने यहाँ पर ऐसे बनाया, इसके ऊपर ये एक्साइन लेयर बनाई, ये ऐसे एक्साइन लेयर बनाई, इसमें 2 न्यूक्लियस हमने बना दिए, इसको हमने कहा कि ये पॉलन ग्रेन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं कि ये मेल गैमीटोफाइट है, मेल गैमीटोफाइट है। तो ये क्या है भाई आपके, ये गैमीटोफाइट ही तो है, ये हैप्लॉइड ही तो है, ये सब आपका हैप्लॉइड ही तो है। तो ये कौन सी फेज हो गई, ये गैमीटोफेज हो गई, ये आपकी ये फीमेल गैमीटोफाइट मेल गैमीटोफाइट बनना, ये गैमीटोफाइटिक फेज हो गई। तो जितने भी एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म है वो सब इस कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल लिख लेना, ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जितने भी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स हैं उन सब के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सब के अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, सब के अंदर है। और यहां पर एक फंगस भी है, ध्यान रखिएगा, ओ सॉरी फंगस नहीं, फंगस कहां पहुंच गया मैं, एल्गी भी है एक। अभी मैंने क्या बताया था कि एल्गी के अंदर हैप्लॉन्टिक होती है, लेकिन एक एल्गी है फोकस जिसके अंदर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये एल्गी में एक्सेप्शन है, तो इसको याद रखना। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किस किस में मिलेगी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें मिलेगी स्पाइरोगायरा में, बॉल बॉक्स में और कुछ क्लेमाइडोमोनास में। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सभी जिम्नोस्पर्म, सभी एंजियोस्पर्म और कुछ एल्गी के अंदर, जैसे फोकस। फिर आ जाओ हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तीसरी जो लाइफ साइकिल है वो क्या है, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक ये है। अब देखो हैप्लो डिप्लॉन्टिक, यहां पर 2 शब्द हैं, अभी हमने जैसे पढ़ा हैप्लॉन्टिक तो डोमिनेंट फेज हैप्लॉइड हो गई, डिप्लॉन्टिक तो डोमिनेंट फेज डिप्लॉइड हो गई। अब ये क्या चक्कर है भाई, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक में दोनों फेजेस जो है वो मल्टी सेलुलर हैं, और दोनों ही मतलब उसमें से दोनों हो सकता है फ्री लिविंग भी हो, बोथ फेजेस आर मल्टी सेलुलर, दोनों फेजेस मल्टी सेलुलर हैं एंड ऑफन फ्री लिविंग, और हो सकता है दोनों की दोनों फ्री लिविंग भी हो, इसलिए मैंने ऑफन शब्द का इस्तेमाल किया है, ऑफन फ्री लिविंग। जैसे उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल में जैसे ब्रायोफाइट्स, ये पढ़ चुके हैं और ऑलरेडी बता चुका हूं। अब ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स के अंदर डोमिनेंट फेज गैमीटोफाइट है, ब्रायोफाइट्स जो होते हैं उनमें जो गैमीटोफाइट है, यानी कि जो उनका हैप्लॉइड है, पढ़ाया था मैंने आपको ये सारी चीजें, ये डोमिनेंट फेज है। ये क्या है भाई, ब्रायोफाइट्स, गैमीटोफाइट्स जो है वो डोमिनेंट फेज है, और टेरिडोफाइट में जस्ट उल्टा है, टेरिडोफाइट्स जो है उसमें जस्ट उल्टा है। टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट यानी कि जो डिप्लॉयड है वो डोमिनेंट फेज है, जो डिप्लॉयड है, जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट फेज है, जस्ट उल्टा है, ध्यान रखना। ब्रायोफाइट्स के अंदर गैमीटोफाइट यानी कि जो हैप्लॉयड वाली फेज है वो डोमिनेंट है, और टेरिडोफाइट में जो स्पोरोफाइट है डिप्लॉयड है वो डोमिनेंट फेज है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं एल्गी के, कुछ एल्गल एक्सेप्शंस भी हैं, ये नीट के लिए बहुत जरूरी है, इनको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कौन कौन से एल्गल एक्सेप्शंस हैं जिनके अंदर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। मोस्ट ऑफ द एल्गी जो होते हैं वो तो आपके हैप्लॉन्टिक होते हैं, ध्यान से पहली चीज तो इस बात को ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर हैप्लॉन्टिक,
मोस्ट ऑफ द एल्गी तो हैप्लॉन्टिक है, और एक जो है आपका फोकस वो डिप्लॉन्टिक है, जो मैंने यहां पर आपको लिखा दिया, ये फोकस जो डिप्लॉन्टिक है। कुछ एल्गी और है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, जैसे एक्टोकार्पस, बट एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस में क्या है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दोनों तरह की फेज अपन को देखने को मिलेंगे और दोनों ही डोमिनेंट मिलेंगे। जैसे पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया ये भी एक एल्गी का एग्जांपल है। और कैल्प, कैल्प, ये सब क्या है अभी आपके हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब जिसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ही अपन को अच्छे खासे उसमें देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब अच्छी रेंज में अपन को देखने के लिए मिल जाते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं जो नीट पर्पस के लिए है, नीट के फैक्ट के बेसिस पर है वो चीजें, स्पेशल एंजियोस्पर्म के लिए मैं बता रहा हूं। जैसे आर्कीगोनिया, आर्कीगोनिया, क्या आर्कीगोनिया प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर? नहीं होते हैं। एंजियोस्पर्म के अंदर आर्कीगोनिया एब्सेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म अकेले ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जहां पर आर्कीगोनिया कंप्लीटली एब्सेंट है, एर्कीगोनिया जो है वो यहां पर एब्सेंट है। लिख लीजिएगा, अच्छा पॉइंट है ये। एंजियोस्पर्म इज द ओनली प्लांट ग्रुप, अकेले ऐसे प्लांट ग्रुप हैं जिनके अंदर आर्कीगोनिया कंप्लीटली एब्सेंट है, आर्कीगोनिया आर कंप्लीटली एब्सेंट, जिनके अंदर आर्कीगोनिया बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो भाई एंजियोस्पर्म के अंदर आर्कीगोनिया जो है वो नहीं होते हैं, इनके अंदर आर्कीगोनिया पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं, पूरी तरह से। ये अपन को टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में देखने के लिए मिल जाएंगे, ध्यान रखना। बट टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म हैव आर्कीगोनिया, लेकिन टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म के पास आर्कीगोनिया होते हैं। टेरिडोफाइट के पास भी होते हैं और जिम्नोस्पर्म के पास भी आर्कीगोनिया होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म के पास नहीं होते हैं। इसमें आते हैं हम लोग एंडोस्पर्म प्लॉइडी को लेकर के, वहां से भी काफी कंफ्यूजन बच्चों के मन में आता है, उसको भी देख लो जरा। प्लॉइडी स्पेशली किसकी, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी को लेकर के। जैसे जिम्नोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो जिम्नोस्पर्म के अंदर ऐसा कोई ट्रिपल फ्यूजन जैसी चीज नहीं होती है, वहां पर जो है वो हैप्लॉइड ही अपन को मिलेगा। ठीक है, यहां पर एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले मिल जाता है, जिम्नोस्पर्म यहां पर लिख लेना, एंडोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, यानी कि एन है। क्यों? क्योंकि ये फॉर्म्ड हो जाता है बिफोर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया, जबकि एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, यहां पर फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन गया। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म कैसा है, हैप्लॉइड है, और एंजियोस्पर्म के अंदर ट्रिप्लॉइड है। एंजियोस्पर्म इसके अंदर कैसा है, ट्रिप्लॉइड, 3n है, और ये फॉर्म्ड होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन बेसिकली होता है, और अपन बोले यहां पर ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन के बाद बेसिकली यहां पर बन रहा है। क्लियर हो गई, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखना। और एक चीज और देखो यहां पर, वेसल्स जब हम लोग पढ़ते हैं, वेसल्स, वेसल्स जाइलम वेसल्स की मैं बात कर रहा हूं, ये प्रेजेंट होती है इनके अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्या? हाँ, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जाइलम वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, और ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है एंजियोस्पर्म का। is the characteristic features of angiosperm, characteristic feature of angiosperm। क्या बात कर रहे हो, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। क्या जिम्नोस्पर्म में नहीं होती? नहीं होती, जिम्नोस्पर्म में आपको जाइलम वेसल नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना। इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंदर जाइलम वेसल नहीं होती हैं, जाइलम वेसल आर एब्सेंट, जिम्नोस्पर्म के अंदर जाइलम वेसल नहीं होती हैं। ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक,
ये इन सब चीज़ों को याद रखना। और ये अपना कंप्लीट हो गया एंजियोस्पर्म कंप्लीट इन वन शॉट। प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉलो किया है, नीट के लिए प्रॉपर हमने तैयार किया है। इसको देख लीजिएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, वो घंटी दबा देना बेल आइकन वाली, जिससे आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहें। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, इस वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहना, वहाँ पर आपको कंटेंट वगैरह एमसीक्यू वगैरह प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।